दिल्ली के एक वित्त मंत्री, जिनको हम शराब मंत्री भी कहते हैं, जिनको हम दिल्ली का मजीठिया भी कहते हैं, मनीष सिसोदिया पे जो संगीन आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार की, जो सीबीआई जांच की जो रिकमेंडेशंस एलजी साहब ने की है, उन्हीं को लेकर के आज हमने सवाल जवाब आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर जाकर के किए थे, जिसके तहत दिल्ली पुलिस हमें यहाँ लेकर के आई है। मुझे इसका कोई दुख या डर या भय नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली की जनता से जुड़े हुए विषय पर वहाँ उनसे सिर्फ ये सवाल पूछने गया था कि भ्रष्टाचार के मामले पर आखिर अरविंद मौन क्यों है। भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करने वाले लोग आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो इसलिए मैं थाने में हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं लॉकअप है और मेरे साथ काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इस विलंब के लिए क्षमा। साथियों, आज पूरी दिल्ली में ये चर्चा का विषय है और अरविंद केजरीवाल का भी एक बयान बार बार सर्कुलेट हो रहा है। ये बयान शराब नीति को लेकर के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने दिल्ली के वित्त मंत्री, जो शराब मंत्री भी हैं, जिनका नाम मनीष सिसोदिया है, उनके खिलाफ जांच रिकमेंड की है, सीबीआई को इजाजत दी है। ये जांच क्यों करी जा रही है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं इसके ऊपर आपसे बातचीत करना चाहता हूं। अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री न केवल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि देशवासियों को भी भगत सिंह जी के नाम के साथ अपने आप को निर्दोष साबित करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। मैं सिलसिले वाइज इस नई शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने का काम करूंगा, परतों को उठाने का काम करूंगा। और मैं ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, पिछले लगभग 6 जनवरी 2021 से ये बात मैं निरंतर सरकारों के सामने रख रहा हूं, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की इस बात को अनसुना करते हुए अरविंद अहंकार में इतने डूब चुके हैं, इतने निडर हो चुके हैं कि वो तनिक भी नहीं घबराते भ्रष्टाचार करते हुए। पहला तो प्रश्न यही उठ जाता है कि आखिर अरविंद बगैर किसी डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री क्यों हैं। क्या अरविंद से यह प्रश्न नहीं पूछा जाए कि आपको आखिर ये मुख्यमंत्री बनने रहने का हक क्या है, यदि आप पे कोई एक विभाग नहीं है। आज इनके सबसे प्रिय और विश्वास पात्र वित्त मंत्री, शराब मंत्री सिसोदिया जी के पास सबसे ज्यादा लगभग 16 से 18 डिपार्टमेंट है। क्यों है ऐसा, क्या वजह है, ये क्या इसे प्रश्न है। बहरहाल मैं आपको वापस इस शराब नीति के ऊपर लाना चाहता हूं। साथियों, याद होगा दिल्ली और देश के अंदर पूरे विश्व में संक्रमण की एक बड़ी मार रही। कोविड की वजह से जो देश ने झेला है, विश्व ने झेला है, उसकी वजह से देश की केवल अर्थव्यवस्था नहीं, जान मान की काफ़ी हानि हुई। व्यापार ठप हो गए, रोजगार चले गए, मानसिक पीड़ा हुई, मौतें हुई। हमने ऐसे मंजर भी देखे हैं जब शमशान घाट के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी, कब्रिस्तान के बाहर लोगों को दफनाने के लिए लंबी लंबी कतारें मीडिया के साथियों ने दिखाई हैं। हमने वो मंजर भी देखे हैं जब बहनों ने इस कोविड काल में, जो कि हालांकि सांस से फैलने वाली बीमारी कहा जाता है, जब सरकारों की चिकित्सा सुविधाएं फेल हो गई, तो अपने शोहर की, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, अपने मुंह से अपने शोहर की रक्षा के लिए सांस देते हुए हमने वीडियोस देखे, फोटोज देखे। उस समय जहां तमाम देशवासी दुआ कर रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री एक आबकारी नीति या शराब नीति पर काम कर रहे थे। इसे मैं यूं कह सकता हूं कि आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे। जब कहीं कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था, बीमारी का बहाना बना करके जब घर में छुप के बैठे थे, वहां पर अरविंद केजरीवाल शराब माफियाओं से बैठक कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली के अंदर शराब नीति कैसी है। मैं थोड़ा सा और पहले ले जाना चाहता हूं। याद होगा 2013 तक जब शीला जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अरविंद अपनी मैनिफेस्टो में एक बात कहा करते थे, शराब नीति पे प्रश्न उठाते थे और शराब के ऊपर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस के नेता, शीला जी की सरकार, शीला जी अधिकारियों से मिलकर के दिल्ली के मोहल्लों में शराब के ठेके खुलवाते हैं। हालांकि उस समय जो ठेकों की जो संख्या थी साथियों, लगभग 300 हुआ करती थी। लेकिन एक झूठे व्यक्ति ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया, प्रश्न खड़े किए
हो सकता है उस समय कुछ खामियां हो, लेकिन एक सपना दिखाया गया था 2013 में कि अरविंद केजरीवाल जीत करके आएंगे तो एक नई पॉलिसी लेकर के आएंगे, और जो आरोप अधिकारी और नेताओं पे लगाते थे भ्रष्टाचार के, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात किया करते थे। अपने खुद के स्वराज मैनिफेस्टो में ये बात कहा करते थे। बिंदु नंबर 6 शायद है, प्रश्न नंबर 6 पे शायद आप पढ़िएगा, मैं उसको भी अपलोड करूंगा। उसमें साफ तौर में कहा गया था कि इस दिल्ली के अंदर जब कोई शराब नीति आएगी और ये शराब नीति बनेगी तो उसमें मोहल्ला सभाओं के रिकमेंडेशंस को आगे रखा जाएगा। कोई भी शराब का ठेका बगैर RWA मोहल्ला सभा के बगैर नहीं खोला जाएगा। धार्मिक संस्थाओं से पूछा जाएगा, मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, वहां की कमेटियों से पूछा जाएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है, तमाम उन वादों को, अपने मैनिफेस्टो की बातों को ताक पर रख करके एक नई ऐसी योजना पे काम किया गया जो शराब माफियाओं के साथ मिलकर उनके द्वारा सजेस्ट की गई योजना थी। और मैं दावे के साथ इस बात को लगातार कहता आया, और यही कारण है कि जब ये नीति लागू की गई उस समय देश संक्रमण से जूझ रहा था। मैंने इसलिए कहा कि 6 जनवरी 2021 में मैंने पहली बार प्रेस वार्ता के माध्यम से देश की जनता को और दिल्ली की सरकार को सचेत किया था, अवगत किया था कि शराब पॉलिसी इस दिल्ली को बर्बाद कर देगी, इसमें भ्रष्टाचार है, इसमें शराब माफियाओं का योगदान है। और तब तक ये नीति लागू नहीं हुई थी साथियों, तब से मैं ये बात कहने लगा था। इसमें क्या क्या खामी है मैं बताऊंगा, लेकिन मैंने कब कब ये बात उठाई ये मैं पहले बहुत आवश्यक समझता हूं आपको बताऊं। तो 6 जनवरी 2021 मैंने स्वयं प्रेस वार्ता करके इस पर प्रश्न उठाए जब तक ये पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई थी। जब कोई इसका हल नहीं निकला तो फिर हमने सरकार को 23 मार्च 2021 को एक हमारी साथी प्रवक्ता पूर्व विधायक अलका लांबा जी को भी हमने वार्ता के साथ सामने बैठाया। फिर हमने कमियों को उजागर किया, पर इस सरकार, तानाशाही सरकार के कानों पे जू नहीं रही। तदुपरांत 1 जून 2021 को फिर मैंने प्रेस वार्ता की, फिर हमने बातें रखी, कुछ तथ्य रखे, हमने इसको एक्सपोज करने की कोशिश की कि ये पॉलिसी आ रही है, इसमें कमियां और खामियां हैं। लेकिन इस तानाशाही रवैये के साथ ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं थी। फिर उसके बाद हमारे चेयरमैन अनिल भारद्वाज साहब, सुभाष चोपड़ा जी, निरंतर हम जहां मीडिया में बोलते रहे साथियों, इस पॉलिसी के खिलाफ हम सड़कों पे भी संघर्ष करते नजर आए, पोल खोल आता। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि नवंबर 2021 को जब ये पॉलिसी अनाउंस की गई, हमने एक एक तथ्य सरकार के सामने, जनता के सामने रखे, जिनकी चर्चा मैं आपसे विस्तार से करना चाहता हूं कि आखिर इस पॉलिसी में भ्रष्टाचार कहां है, क्यों हम बार बार बोल रहे हैं। और आज वही बात जो हमने कही थी उसी पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्यों सीबीआई जांच की रिकमेंडेशंस दी है। हमने उस समय भी मीडिया हो, सोशल मीडिया हैशटैग हो, पोल खोल यात्रा हो, हमने ये भी कहा सिसोदिया ही दिल्ली का मजीठिया है, पंजाब को जो बेचने वाला एक ऐसा नेता जिसने शराब के नशे में जनता को धकेल दिया पंजाब में। हमने वो बात भी संदेश देने की कोशिश की, लेकिन अफसोस ये सरकार नहीं मानी और अपनी हठ धर्मिता पे, अपने स्वार्थ को लेकर के ये पॉलिसी ले आई। साथियों, सवाल ये है कि इस पॉलिसी के लाने के पीछे मंशा क्या है। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक राजनीतिक कारण समझाना चाहता हूं। याद होगा जब ये पॉलिसी यहां बन रही थी और इस आपदा में जब अवसर ढूंढा जा रहा था, इसका कोई आम कारण नहीं है, एक विशेष कारण है। याद होगा उसके तदुपरांत पंजाब में चुनाव होना था, तो चुनावी दृष्टि से ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण थी। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, एक दारू बनाने वाली कंपनी का जो मालिक, जिसको अकाली पंजाब अकाली संगठन जो राजनीतिक दल है, उसका पूर्व विधायक जिसको हम दीप मल्होत्रा के नाम से जानते हैं, वो इस पूरे खेल में सम्मिलित था। 2 बड़े खिलाड़ी और भी हैं, लेकिन चूंकि पंजाब में चुनाव होना था, एक व्यापारी को यहां लाया गया। किसकी वजह से लाया गया? ये व्यापारी अकाली दल का पूर्व विधायक है। इसकी कंपनी ओएसिस ग्रुप, इस कंपनी के नीचे 2 और कंपनियां जो अभी मैं आपको बताने वाला। इसमें भ्रष्टाचार कहां है? पहली बात तो अपने वादा खिलाफी करके एक नई पॉलिसी, अब जिसमें मोहल्ला सभा से नहीं पूछा जाएगा, RW से नहीं पूछा जाएगा, किसी धार्मिक संस्था से नहीं पूछा जाएगा, तमाम बातों को हटा दिया गया। और तो और अपने विधायकों से भी नहीं पूछा जाएगा जो उस क्षेत्र का
प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पॉलिसी में कुछ और नए अध्याय जोड़ दिए गए। जो ठेके लगभग 300 के करीब हुआ करते थे, इस पॉलिसी के तहत अब लगभग दिल्ली के अंदर 850 से ज्यादा ठेके खुल चुके हैं, जिसका हम लगातार विरोध कर रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे। दुख ये होता है साथियों, जहां ये बार बार इस बात को अरविंद कहते हैं और इनके प्रवक्ता कहते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार कहां हुआ, ठेकों की संख्या नहीं बढ़ी। तो मैं सर्वप्रथम आपको एक चीज बता देता हूं। दिल्ली के अंदर 16 विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे साथियों जिसमें मात्र 5 ठेके हुआ करते थे, और ये 18 दिल्ली के 18 विधानसभा क्षेत्र, और ये नॉन कन्फॉर्मिंग एरिया वाले विधानसभा क्षेत्र थे, यानी कि यहां पर इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती थी। उस समय मात्र 5 ठेके थे। अब इस पॉलिसी के तहत इन 18 विधानसभाओं में लगभग 216 ठेके खोलने के लिए आदेश दिए गए, जिसको लेकर के मैं भाजपा के केंद्र के मंत्री हरदीप पुरी साहब से भी मिला, जिसमें मेरे साथ सुभाष चोपड़ा जी भी साथ थे, कांग्रेस के सीनियर नेता भी साथ थे, पर अफसोस उन्होंने भी उस चीज को अनदेखा कर दिया। क्या ये प्रश्न उठाना लाजमी नहीं है कि देश के और दिल्ली के शहरी अर्बन जो मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी साहब, क्या इस पर लगाम नहीं लगा सकते थे, ये रोक नहीं सकते थे? तो ऐसा प्रश्न इन पे भी खड़ा होगा। ये भी एक जांच का विषय होगा कि भाजपा का इसमें रोल क्या रहा है, क्या केवल घड़ियाली आंसू बहाने की कोशिश की जा रही है? तो जो मैंने बात कही कि 216 तो केवल 18 विधानसभा ऐसे जो नॉन कन्फर्मिंग एरिया थे वहां खोल दिए गए, जहां मात्र 5 होते थे। तो बात नंबर 1 जो ये बोल रहे हैं कि ठेकों की संख्या नहीं बढ़ी, इससे प्रमाणित कर दिया है। सरासर अरविंद झूठ बोल रहे हैं, इनके प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, राघव चड्ढा झूठ बोल रहे हैं। कल मैंने उनका डिबेट सुना। दूसरा साथियों, हम बार बार जो बोल रहे हैं कि सिसोदिया ही मजीठिया है, सिसोदिया ही मजीठिया और सिसोदिया जेल जाएगा, क्यों जाएगा, मैं अब उस पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, इसमें आरडब्ल्यू से कोई इजाजत नहीं लेनी, उसको हटा दिया। मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा दी गई, जो मैंने हरदीप पुरी साहब का जिक्र किया। मास्टर प्लान को नहीं माना गया। हालांकि बहुत जगह मैं कोर्ट में गया, हमारे साथी कोर्ट में गए और हमने कोर्ट से जीत हासिल की, जिसमें मनीष सिसोदिया के खुद के विधानसभा क्षेत्र ऑफिस के ठीक सामने, जहां मनीष सिसोदिया ने अपने कार्यालय खोला था, उस ठेके को भी बंद कराने का काम हमने किया, जो कि एडवोकेट विनय दुबे के साथ। वैसे ही प्रतापनगर, पटपड़गंज के अंदर ऐसी कई जगह, चांदनी चौक, कई जगह ठेके हमने बंद कराए जो हम लड़ाई लड़ रहे थे। तो मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा देना, ये मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा, इस पॉलिसी के तहत जो अरविंद ने खुद बनाई थी, खुद ही नियम तोड़ा गया। इसमें कहा गया कि किसी भी कंपनी को 2 जोन से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अब मैं दीप मल्होत्रा की उस कंपनी पे आना चाहता हूं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आखिर दीप मल्होत्रा ने किस साजिश के तहत 4 जोन लिए गए? इस स्कीम में यह भी बहुत क्लियर था कि शराब बनाने वाली जो कंपनी होगी वो शराब खुदरा बाजार में नहीं बेच सकती, खुदरा बाजार का मुनाफा नहीं पा सकती। लेकिन दीप मल्होत्रा के मसले में कहना चाहता हूं, ना केवल उसको शराब बनाने का लाइसेंस दिया गया, घटिया क्वालिटी का ब्रांड तैयार करने के लिए दिया गया, बल्कि खुदरा बाजार में बेचना और मुनाफा कमाने के लिए भी उनकी सेल कंपनियों को टेंडर दिए गए, जिसकी मैंने लिखित रूप में कंप्लेंट एक बार नहीं कई मरतबा, ये वो चिट्ठी है साथियों जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से लेके मैंने क्राइम ब्रांच लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को विस्तार से लिखते हुए उनको दी थी, और जिसमें हमने बताया था कि भ्रष्टाचार कहां कहां कैसे कैसे हुआ है, कॉन्स्पिरेसी क्या है। इसलिए मैं कहता हूं पंजाब कनेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सीबीआई जांच हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। दीप मल्होत्रा का रिलेशन, पंजाब में पैसे की लेन देन जो हुई है, जिस तरह से चुनाव में पैसा बहाया गया है, वो तमाम बातें सामने आएंगी। लेकिन फिर वही बात कि दीप मल्होत्रा बार बार जिक्र आ रहा है, और सिसोदिया क्यों जेल जाएगा वो मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। शराब घोटाला जिसकी मैंने शिकायत की, उस शिकायत पे जो आज आम आदमी जवाब देते नहीं बन रही है, शहीद भगत सिंह जी के नाम को प्रयोग किया जा रहा है बचने के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री भगत सिंह जी का प्रयोग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से, कब तक सहारा लेंगे हमारे इन योद्धाओं का, सपूतों का, और खासतौर से भगत सिंह जी का, जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया, माफी नहीं मांगी, घुटने नहीं टेके, और एक अलग जगह गए इस देश के अंदर युवाओं में। वो अलग थी आजादी की, स्वतंत्रता की, इस देश के लिए एकजुटता की, विकास की। लेकिन अफसोस अरविंद केजरीवाल भगत सिंह पे बातें और भाषण तो देते हैं, लेकिन अरविंद के चरित्र को देखो तो जिस सावरकर की ये बात कर रहे हैं माफीनामे की, तो कम से कम 10 बार अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं। माफी विपक्ष के नेताओं से मांगी है,
शीला जी से मांगिए। जिस शीला जी पे 12,000 पेज की चार्जशीट होने का दावा किया करते थे, आज तक नहीं बता पाए कि शीला दीक्षित ने गबन क्या किया है। जिस शीला दीक्षित ने इस दिल्ली को अपना परिवार माना, जिस शीला दीक्षित की कैबिनेट के एक मंत्री पर आरोप नहीं लगा, जिस शीला दीक्षित के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, एक विधायक पे चार्ज नहीं लगा, जेल नहीं गया 15 साल के लंबे कार्यकाल में, आज 7 साल में अरविंद के लगभग 80% मंत्री जेल की हवा खा चुके हैं। अभी भी सत्येंद्र जैन जेल में है। मनीष सिसोदिया पे जांच हो गई, अमानतुल्लाह पे सीबीआई जांच हो गई। उससे पूर्व संदीप कुमार जो खाद्य मंत्री थे वो जेल जा चुके हैं महिला उत्पीड़न और वीडियो वायरल होने में। वैसे ही उनके दूसरे खाद्य मंत्री जो चांदनी चौक से थे वो सस्पेंड हो चुके हैं पैसे के लेन देन में। उनके कानून मंत्री, दो कानून मंत्री हट चुके हैं। महिला उत्पीड़न में 420 फर्जी डॉक्यूमेंट्स में तोमर को शायद याद करते होंगे। इसलिए मैंने कहा, और अभी अगले भी कई लोग लाइन में हैं, जिसमें इनके परिवहन मंत्री और एक मंत्री जेल में, जिन पे आरोप है हवाला का, यानी कि हवाला धंधा। आप जो काला पैसा कमाते हैं उसको आप वाइट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, और उन्होंने शायद स्वीकार किया है, जो हमें सोर्स ने बताया है, कुछ मीडिया के बंधुओं ने बताया है, और अभी भी जेल में है। पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि उनके जो एडमिट किए और जो उनकी जानकारी है उनकी भी जांच होगी। तो इसमें कई एंगल हैं साथियों, खासतौर से जो पंजाब में शायद जो पैसा उगाही हुई है, क्या उसको पैसे को ठिकाना लगाने का काम सत्येंद्र जैन का था? यदि सत्येंद्र जैन केवल पैसा ठिकाना लगाते थे तो उगाही का धंधा किसका था? इन तमाम चीज़ों से, परतों से अभी जानकारियां मिलेंगी। जब परतें उठेंगी, जांच होगी, तो स्वाभाविक है दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो मैं फिर से ओएसिस कंपनी, जो दीप मल्होत्रा के बारे में, एक घटना से ये सिद्ध हो जाएगा किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, पॉलिसी को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और इनको फायदा पहुंचाया गया। आम आदमी पार्टी बार बार कहती घोटाला कहाँ हुआ, घोटाला कहाँ हुआ। मैं बताता हूं घोटाला कहाँ हुआ। घोटाला साथियों, नई आबकारी नीति के तहत 2 जोन से ज्यादा किसी एक कंपनी को आप नहीं दे सकते थे, और एक ही कंपनी को नहीं दिया जा सकता था। केजरीवाल ने 4 जोन से ज्यादा एक कंपनी को दिया। वो कंपनी थी ओएसिस, दीप मल्होत्रा की कंपनी। मैं अभी दीप मल्होत्रा का मॉडल आपके सामने रखा हूं। ये पंजाब के पूर्व अकाली के विधायक हैं, जैसे मैंने कहा, और ओएसिस ग्रुप है। बड़ी चालाकी से दीप मल्होत्रा ने अरविंद और इनके मंत्रियों के साथ ही चालाकी से 2 जोन फालतू लिए, जबकि आबकारी नीति में नियम नहीं है। जो हम सेल कंपनी कहते हैं ना, फेक कंपनियां कहते हैं, उन कंपनियों के मार्फत इन्होंने 2 जोन और लिए। सिस्टर कंपनी कह सकते हैं, फेक कंपनी कह सकते हैं, और अकाली से साठगांठ करके अरविंद ने उनको फायदा पहुंचाया, ये मैं कहना चाहता हूं। ओएसिस की 2 कंपनी है साथियों। एक है ओरिजिन अप्लायंसेस, ओरिजिन, फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसकी स्पेलिंग ORIGIN, अप्लायंसेस। ओरिजिन अप्लायंसेस को जोन 14 और 16 दिया। एक इनकी दूसरी कंपनी है नोवा गारमेंट्स। साथियों, नोवा गारमेंट्स ये शराब बेचने की कंपनी है, कपड़े की कंपनी नहीं। इसको जोन दिया। अभी आप सोच रहे होंगे जोन क्या है। बेसिकली कि दिल्ली को कई जोन में डिवाइड किया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं वैसे ही जोन में डिवाइड किया है। तो नोवा को जोन 11 और जोन 15 दिया है। इनके लाइसेंस दिए गए। लेकिन जो ओरिजिन अप्लायंसेस और जो नोवा गारमेंट्स है, ये ओएसिस की सिस्टर कंपनी है साथियों, और नियम अनुसार किसी भी सिस्टर कंपनी को ये काम नहीं दिया जा सकता। और जो ओएसिस कंपनी है, ये शराब बनाने की कंपनी है, बड़ी फैक्ट्री है पंजाब में, और नीचे इनके सेल कंपनी, जिसको हम कह रहे हैं सिस्टर कंपनी कह रहे हैं, जो नियम अनुसार नहीं दी जा सकती, उनको 2 की बजाय 4 टेंडर ओएसिस ग्रुप को दिया गया। तो ये जो सेल कंपनियों का खेल खेला गया है, इसी की जांच के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं। और यही कारण है कि जो हमने बातें लिखी हैं वही ये शो कोज नोटिस है साथियों, 25/10/2021 का, ये मैं दिखाना चाहता हूं। इनको मिला है, किसको एड्रेस हुआ है, इन कंपनियों को एड्रेस हुआ है। और इसमें बाकायदा ये नरेंद्र सिंह जी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर IMFL, ये इनरिच कॉर्पोरेट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के हैं, जिनको भेजा गया है। एक नोटिस उनको भी दिया गया जो हमारी कंप्लेंट थी उसी पर। ये वो डॉक्यूमेंट है। हालांकि डॉक्यूमेंट हमने लगा के दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी दिए हैं, जिस पे जांच ये आगे बढ़ रही है। तो जो बार बार बोला जा रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो भ्रष्टाचार का एक छोटा सा साक्ष्य मैंने आपके सामने रखा है। ओएसिस ग्रुप की सेल कंपनी नोवा गारमेंट्स और जिसका जो दूसरा जिक्र मैंने किया ओरिजिन अप्लायंसेस, ये वो कंपनियां हैं जिनके नाम पर खेल खेला गया है। अभी 2 बड़े ग्रुप हैं, 2 मगरमच्छ और भी हैं, जिनके डॉक्यूमेंट हम CBI को सौंपेंगे। जो आज ये CBI जांच आगे बढ़ी है,
अभी तक उनको हम जानबूझ के लेकर के नहीं आए थे, और ना मैं उनको भी सार्वजनिक करना चाह रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैं सीबीआई के कर्मचारियों को, अधिकारियों को दूंगा, जिससे उनको जांच में सहायता मिले। प्रश्न ये उठता है, अरविंद केजरीवाल अपने बचाव में बार बार सर्टिफिकेट देते हैं अपने नेताओं को। मैं अपने तमाम दर्शकों को, अपने साथी कार्यकर्ताओं को, जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। साथियों, सोशल मीडिया में जाइएगा, बल्कि आम आदमी के ट्विटर हैंडल पर जाइएगा और देखिएगा, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो रामलीला मैदान में तमाम अपने सैकड़ों कार्यकर्ता और दिल्ली के जो आम जनमानस थे, जो उम्मीद रखते थे सरकार से, उनके सामने शपथ लेते हैं, कुछ अलग हट के दिखाने की कोशिश करते हैं और मंत्रियों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये एक एक हीरा है, वही नूर है जिनको आज शपथ दिलाई है, इनको मैंने चुना है, कई कई बार चुना है और परखा है, ये कट्टर ईमानदार है जो बात आज कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ उस कट्टर ईमानदारी का, मैं वो नाम दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सत्येंद्र जैन आज जेल में है पिछले 2 महीने से। ये उदाहरण इस बात का है कि कितने कट्टर ईमानदार हैं। प्रकाश जरवाल पानी माफियाओं के साथ काम करते हैं, एक डॉक्टर सुसाइड कर लेते हैं, लगभग 3 महीने जेल में रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी को पीटा जाता है, 80% से ज़्यादा मंत्री जेल जा चुके हैं। महिला उत्पीड़न हो, रिश्वतखोरी हो, ये कोई कांग्रेस के एमएलए नहीं थे, ये आम आदमी पार्टी के एमएलए थे, जिसको अरविंद ने चुना था। और जो अरविंद बार बार बोलते हैं ये बातें, वो सत्येंद्र जैन के लिए बोल रहे थे। तो क्यों विश्वास करूं मैं? माफी वो मांगते हैं, अपने मंत्रियों के सर्टिफिकेट वो देते हैं, और दोनों में ही उल्टा हो पाए जाते हैं। एक बार फिर कोशिश की है भगत सिंह जी का नाम प्रयोग करने का। शहीद आजम भगत सिंह रोल मॉडल हैं युवाओं की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा। मैं अरविंद से पूछना चाहता हूं, कब तक इस तरह का दुस्साहस आप करोगे अपने बचने के लिए? इन रोल मॉडल्स को, हमारे देश के जो प्रेरणा स्रोत हैं, उनका कब तक प्रयोग करोगे अपने बचाव के लिए? और यदि वाकई आप भगत सिंह को मानने वाले हो, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, और आपका उसमें मैं समर्थन चाहता हूं। साथियों, क्या भगत सिंह ये कल्पना कर सकते हैं, जिस भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फंदे को चूम लिया इस मुल्क के लिए, क्या भगत सिंह ये कल्पना कर सकते हैं कि इस मुल्क की राजधानी दिल्ली के युवाओं को 21 साल में शराब पीने का अधिकार दिया जाए? ये अधिकार अरविंद केजरीवाल ने दिया है। तो अरविंद से मैं पूछना चाहता हूं, क्या भगत सिंह के परिवार से आप ये आंखों में आंख डाल के कह सकते हो कि भगत सिंह ये कल्पना किया करते थे कि 21 साल में शराब पीने का अधिकार युवाओं को दो, रोजगार देने की बजाय उनको शराब पीने का अधिकार दो? साथियों, कल सीबीएसई का रिजल्ट आया है, अभी बच्चे यूनिवर्सिटी जाएंगे, और जहां तक मेरा अनुभव है, 17 साल 18 साल की एज में जो बच्चा अभी कॉलेज में प्रवेश करेगा, वो 3 साल बाद ग्रेजुएट होकर के लगभग 20-21 साल की उम्र में होगा। अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा गुनाह और पाप किया है, उन बच्चों के भविष्य के लिए काम न करते हुए उनको शराब पीने का अधिकार दे दिया है। शायद ये कल्पना तो भगत सिंह जी नहीं कर सकते थे। बार बार कांग्रेस पे सवाल उठाते हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, ये वो कांग्रेस है जहां हमारे नेता आदरणीय राजीव गांधी ने युवाओं को 18 साल में मत देने का अधिकार दिया था, और आज अरविंद केजरीवाल शराब पीने का अधिकार युवाओं को दे रहे हैं। ये अपनी राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए हो सकता है, कुछ युवाओं को पसंद आए, मैं इस बात को स्वीकार कर सकता हूं। क्या ये अच्छी बात कही जा सकती है कि अपनी राजनीति के लिए युवाओं को, कुछ युवाओं को रिझाने के लिए आप उनको शराब पीने को कानूनी इजाजत दे दें? मुझे लगता है ये जघन्य पाप है, हमारे आने वाली जनरेशन को नशे की तरफ धकेलने का पाप है। और इसलिए मैं कहता हूं, भगत सिंह के नाम का प्रयोग ना करें। आज भगत सिंह जी जहां होंगे, जहां प्रभु के श्री चरणों में जहां भी होंगे, मुझे लगता है भगत सिंह जी आज खून के आंसू रो रहे होंगे कि जिस मुल्क की कल्पना उन्होंने की थी, आज उस मुल्क में 21 साल के बच्चे को शराब पीने का अधिकार अरविंद दे रहे हैं और अपने बचाव में उसका नाम का प्रयोग कर रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है अरविंद से, आप भी पूछिएगा, क्या भगत सिंह के परिवार में जाकर के, जिस गांव में जाकर के पंजाब के मुख्यमंत्री ने शपथ लेने का नाटक किया था, क्या उस गांव में, उस परिवार से जाके आप ये कह सकते हैं कि भगत सिंह ने हमसे कहा है 21 साल में, भगत सिंह के सपने को हम साकार कर रहे हैं 21 साल में दारू पिलाने के लिए? देश की राजधानी, जो विकास की राजधानी कही जाती थी, उस राजधानी को हम नशे की राजधानी बना रहे हैं? क्या ये बात कही है? साथियों, मैं गर्व से कह सकता हूं, मैं अपने उस महान क्रांतिकारी नेता को नमन करता हूं
कम से कम ये सपना भगत सिंह का नहीं है, और कम से कम ये उम्मीद उस परिवार की सरकार से नहीं है। इसलिए नाटक बंद करें, ढोंग बंद करें अरविंद केजरीवाल, और राष्ट्र से माफी मांगे। भगत सिंह जी का अपमान करना बंद करें, उनके नाम को ढाल ना बनाएं। सच यही है कि इस शराब नीति में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके खिलाफ मैं लगातार लड़ रहा हूं। आज अभी भी मैं थाने में हूं, मेरे साथ सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता थाने में। मुझे थाने आने से डर नहीं लगता। मेरे लिए प्रेरणा स्रोत शहीद भगत सिंह है। मेरे पीछे ये लॉकअप है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही लॉकअप में भगत सिंह जी ने कितनी रातें बिताई होंगी, कितनी ही रातें गुजारी होंगी। सैकड़ों लाखों युवाओं को एक संदेश दिया होगा कि डरो मत, घबराओ मत, इस राष्ट्र के लिए कुर्बान हो जाओ। उसका अनुसरण कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, लेकिन अरविंद अपने बचाव के लिए उनका नाम का प्रयोग करते हैं। इसलिए मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। अफसोस इस बात का है, जो बात निरंतर मैं 1.5 साल से उठा रहा हूं, जो सहयोग मुझे मीडिया से मिलना चाहिए उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। 500 करोड़ का भारी भरकम बजट हो सकता है कहीं ना कहीं सच को छुपाने के लिए प्रयोग होता हो सकता है अपने प्रचार प्रसार के लिए इस पैसे का प्रयोग करके कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा हो। लेकिन आज भी कुछ पत्रकारिता में ऐसे लोग हैं जो इस बात पे लिखते हैं। मैं उनको धन्यवाद करता हूं, मैं उनको सलाम करता हूं कि कम से कम वो अपनी लेखनी से अरविंद से सवाल पूछते हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं उन साथियों का भी जो कम से कम इस शहर को बचाने के लिए इस मुहिम में जुड़े हैं। अरविंद बार बार कहते हैं कि पैसे की कमाई के लिए हमने, क्या किसी शहर को यूं गिरवी रखा जा सकता है पैसे के लिए? 1300 करोड़ का वो बता रहे हैं, 1300 करोड़ का मुनाफा। पर ये मुनाफा कैसे हुआ? 850 ज्यादा दुकानें, 25 साल से शराब पीने की उम्र को 21 साल कर देना, मध्य रात्रि तक रेस्टोरेंट को, बार को खोलने का लाइसेंस दे देना, लोगों को प्रोत्साहित करना दारू पीने के लिए। एक तरफ लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो माफ करिएगा ये शराब पिला के लोगों के घरों में आप तनाव पैदा कर रहे हैं, मानसिक तनाव है। मेरी बहनों के सुहाग उजाड़ रहे हो आप, बच्चों के सर से उनका साया छीन रहे हैं आप। धीरे धीरे ये शराब के कुछ लोग, आदि लोग, इस फ्री और मुफ्त की शराब और सस्ती शराब और घटिया क्वालिटी शराब पी करके बीमार होंगे। भविष्य क्या होगा? जितना मुनाफे की बात कर रहे हैं, माफ करना, जितना आप यहाँ मुनाफा कमाएंगे तो इससे कहीं ज्यादा पैसा आप चिकित्सा सुविधाओं में खर्च करोगे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपने मुनाफे के चक्कर में, भ्रष्टाचार के चक्कर में और कंपनियों को फायदा पहुंचाने के कारण आपने दिल्ली को एक नई पहचान दी। वो पहचान थी शराब की राजधानी, जिसकी पहचान कभी शीला जी ने अपने नाम से बनाई, डेवलपमेंट के नाम से। फ्लाईओवर्स, ये शहर फ्लाईओवर का शहर कहा जाता था। अस्पताल, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम, कल्याणकारी योजनाएं, लाडली जैसी स्कीम, गरीबों के लिए राशन कार्ड, राजीव रत्न आवासीय योजना जैसी योजनाएं जिसमें 45,000 से ज्यादा मकान तैयार थे, वो इस शहर की पहचान थी। आज क्या पहचान है? शराब की राजधानी, रेप कैपिटल। आपको जानकर हैरानगी होगी, ये शहर में सबसे ज्यादा रेप कहीं रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो इस शहर में, जहां खास तौर से दलित बच्चियां, दलित परिवार, दबे कुचले लोग, और जब इनके साथ घटना होती है तो उनको 10 लाख रुपए का चेक दे करके इनकी बोलती बंद कर दी जाती है, इनकी आवाज को दबा दिया जाता है, गुनाह को छुपाने का काम किया जाता है। कितने ही किस्से हैं। कैंट का मसला, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर, गरीब दलित वाल्मीकि परिवार की उस बच्ची के साथ रेप, उसका मर्डर, ऐसे कितने सैकड़ों केसेस हैं। अफसोस ये होता है कि 15 साल में शीला जी के ऊपर एक रत्ती भर भी लांछन नहीं लग पाया। ये व्यक्ति 10,000 12,000 पेज की चार्जशीट लेके घूमता था दिखाने के लिए, आज तक सिद्ध नहीं कर पाया। 15 साल में एक रत्ती भर आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, और यहाँ 7 साल में इनके आधे एमएलए जेल की हवा खा चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी को पीट चुके हैं, मर्डर केस में अंदर जा चुके हैं, महिला उत्पीड़न में जा चुके हैं, भ्रष्टाचार में जा चुके हैं। और ये केवल एक शराब का मसला नहीं है, परिवहन विभाग में हुई गड़बड़ी, अस्पतालों में हुआ भ्रष्टाचार, ये अगले वो कुछ ऐसे बड़े घोटाले होंगे जिनको हम एक्सपोज करेंगे, जिनका उजागर करेंगे, जिसके लिए मैं आप फिर से सीबीआई और पुलिस कमिश्नर के पास और एलजी साहब के पास जाने वाला हूं। तो मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ, लेकिन प्रश्न यही है कि पूर्व एलजी साहब ने
आखिर इस पे पहले जांच क्यों नहीं बैठाई? मैं लगातार समय मांगता रहा। अनिल बैजल साहब ने क्यों समय नहीं दिया? क्यों इन्होंने जरूर नहीं समझा? हम लोग इधर से उधर जाते रहे, तब तक जाते रहे जब तक इसको स्वीकार नहीं कर लिया गया। और आज मैं धन्यवाद देता हूं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो शुरुआत की है, मुझे लगता है इसमें जांच जब चलेगी, शुरू होगी, तो इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचारी दोषी लोग दिखाई देंगे, या यूं कहीं कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। जांच कई होंगी। जांच इसमें काले पैसे के लेन देन का होगी, जांच पंजाब के चुनाव में हुए पैसे के दुरुपयोग का होगा, जांच दीप मल्होत्रा के नाम की होनी चाहिए, जांच यहाँ पर खुली छूट जिस तरह से सेल लगाई गई है, नकली दारू है, नकली शराब है, अपने ब्रांड्स को डेवलप करने की बात है, या कहीं पे भी दुकान खोल देने की या शोरूम खोल देने की बात है, इन तमाम बातों की जांच होगी। और मैं आज आखिर में ये कहते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, साथियों, जांच उन नेताओं की भी होनी चाहिए, उन राजनेताओं की भी होनी चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े शराब के ठेके खोल लिए हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से। उसमें सबसे ज़्यादा नाम नजर आएंगे तो भाजपा के नेताओं के नाम आएंगे, उसमें सबसे ज़्यादा कोई परिवारों के नाम आएंगे तो उसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं के नाम आएंगे। मोहल्ला क्लिनिक जैसे किराए पे जो जगह ली गई, वैसे ही किराए पर शराब के ठेके खोले गए हैं। एक बड़ा भ्रष्टाचार का मसला है, और दिल्ली के स्वास्थ्य और दिल्ली की पहचान को दांव पे रख करके भ्रष्टाचार करना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता है। इसलिए मैं थाने से आपके बीच में फेसबुक लाइव पे आया हूँ। साथियों, और भी आपके मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन मैं बीच बीच में इस शराब नीति पर आपको अपडेट देता रहूँगा। आज हमने सवाल पूछा था केजरीवाल साहब के घर पे, ऑफिस पे जाकर के, और ये सवालों के जब तक जवाब नहीं मिल जाते तब तक हम सवाल पूछते रहेंगे। पर मैं आपसे एक समर्थन चाहता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल को तुरंत सिसोदिया को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए जांच पूरी होने तक? क्या सत्येंद्र जैन जो पिछले 2 महीने से जेल में हैं, क्या उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? आखिर क्यों बर्खास्त नहीं किया जा रहा है? उसके पीछे भी एक कारण है, वो भी एक भ्रष्टाचार का एक दूसरा हिस्सा है। साथियों, सत्येंद्र जैन जब तक मंत्री रहेंगे उनको सरकारी सुख सुविधाएं मिलती रहेंगी, उनकी पैरवी के लिए सरकारी बड़े बड़े वकील उनके लिए उपलब्ध रहेंगे। एक ये बड़ी सोच है। दूसरा एक और रीजन कि शायद यदि सत्येंद्र जैन को मंत्रिमंडल से हटाया गया तो बहुत सारी पोल अरविंद केजरीवाल की भी खोली जा सकती है। वैसा ही कुछ मामला मनीष सिसोदिया का होगा। याद है पिछले सेशन के दौरान सिसोदिया ने ये बात कही थी, जब अरविंद ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा था कि सिसोदिया क्या शकल से चोर लगता है? शब्दों को पकड़िएगा, शब्दों को समझिएगा। पूरे हाउस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये बात कही थी कि मनीष सिसोदिया क्या शकल से चोर लगता है? कहने का तात्पर्य क्या है? शकल से नहीं लगता, लेकिन चोर है, भ्रष्टाचारी है। और मेरे एक साथी ने कहा, सिसोदिया ने पलट के कहा, जब अरविंद ने कहा कि अरविंद का बयान कि सिसोदिया जेल जाएंगे, डरना मत, तो सिसोदिया का रिप्लाई था, अकेले नहीं जाएंगे, साथ जाएंगे। तो देखना यह है, क्या सिसोदिया वाकई अकेले जाएंगे या अरविंद भी साथ जाएंगे? दावे के साथ कहता हूं, यदि इन दोनों को मंत्रिमंडल से हटाया गया तो अगले दिन अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल की शर्त पर उनको शायद अपने उन राज से थोड़ी सी मुक्ति मिल सके। आपने मुझे सुना, इस फेसबुक लाइव से मैं जानकारी आपको शेयर करना चाहता था। 144 करोड़ का एक साधारण मामला नहीं है, ये मामला रिश्तों का है, भ्रष्टाचार का है, रिश्वत का है, सत्ता के दुरुपयोग का है, नज़दीकी प्रदेश में हो रहे चुनाव के दौरान इसके दुरुपयोग का है। यही बात मैं लेकर के आज आपके बीच आया हूं। सच पता चलना चाहिए। सवाल भाजपा से भी होना चाहिए कि एमसीडी में बैठी हुई भाजपा के मेयर्स ने, पार्षदों ने क्यों अपने एरिया में शराब के ठेके खोलने की इजाज़त या लाइसेंस दिलवाई? आपकी नीयत में खोट नहीं था तो क्यों भाजपा के मंत्री श्री हरदीप पुरी साहब ने उन क्षेत्र में शराब के ठेके खोलने की इजाज़त दे दी जहां मास्टर प्लान में वो व्यवस्था नहीं? जिन गांवों में ठेके नहीं खोले जा सकते थे, लगभग 18 विधानसभाओं में जहां ठेके नहीं खोले जा सकते थे वहां ठेके खोले गए। तो आपने मुझे सुना, आपका आभार व्यक्त करता हूं। अगले विषय पे फिर आपके साथ जुड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।